हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्रिप्टो नितीशा। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बिटकॉइन माइनिंग के बारे में। नए बिटकॉइंस कहां से और कैसे जनरेट होते हैं, उसी को बिटकॉइन माइनिंग कहते हैं। तो ये सारी चीजें हम आज की वीडियो में जानेंगे। अगर आप भूल गए हैं या आपको नहीं पता है कि बिटकॉइन क्या होता है, तो इस टॉपिक पे मैंने एक डिटेल वीडियो अपने चैनल पे अपलोड की थी, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। तो आप पहले वो देख लें ताकि आज की वीडियो आपको कंप्लीटली समझ में आए। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं कि बिटकॉइन माइनिंग क्या होती है। जैसा कि आप सब जानते हैं, बिटकॉइन सबसे पहली बार 2009 में लॉन्च हुआ था एज ए डिसेंट्रलाइज्ड ऑल्टरनेटिव हमारे आज की डेट के सेंट्रलाइज्ड फाइनेंशियल सिस्टम का। बिल्कुल भी मत डरिए, मैं आसान भाषा में समझाती हूँ। तो हमारा फाइनेंशियल सिस्टम, बैंकिंग सिस्टम जिसको हम कहते हैं, वो सेंट्रलाइज्ड है। सेंट्रलाइज्ड मतलब सारा पावर, अथॉरिटी, कंट्रोल एक सेंट्रल अथॉरिटी के पास ही रहता है। इसको भी एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि अगर मुझे आपको एज ए यूजर 5,000 रुपए सेंड करने हैं, तो ये ट्रांजैक्शन की रिक्वेस्ट सबसे पहले मेरे बैंक के पास जाएगी। बैंक अपने सारे कस्टमर्स का एक लेजर मेंटेन करता है। उस लेजर में 3 मेन चीजें होती हैं। वो होती हैं डेबिट मतलब कोई भी पैसे डिडक्ट होने वाली ट्रांजैक्शन, क्रेडिट मतलब कोई भी पैसा ऐड होने वाली ट्रांजैक्शन, और टोटल बैलेंस मतलब डेबिट और क्रेडिट को एडजस्ट करके मेरे बैंक अकाउंट बैलेंस में कितना पैसा रिमेनिंग है। तो जब ये ट्रांजैक्शन की रिक्वेस्ट मेरे बैंक के पास जाएगी, तो पहले तो वो इसको वैलिडेट करेगा कि मेरे अकाउंट में 5,000 रुपए है भी या नहीं। अगर 5,000 रुपए नहीं है तो ये ट्रांजैक्शन डिक्लाइन हो जाएगी। पर अगर 5,000 रुपए मेरे अकाउंट में है तो ये ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगी। इस केस में होगा क्या कि मेरे लेजर से मतलब मेरे अकाउंट के अगेंस्ट 5,000 रुपए का डेबिट दिखाई देगा और आपके अकाउंट में 5,000 रुपए का क्रेडिट दिखाई देगा। ये कैसे पॉसिबल है कि सारे लेजर्स सिर्फ बैंक मेंटेन करता है। मतलब बैंक वो सेंट्रल अथॉरिटी है जिसके पास पूरा पावर और कंट्रोल है इस लेजर को मेंटेन और अपडेट करने का। तो ये तो हो गई हमारी बैंकिंग सिस्टम की बात। जैसा कि आप सब जानते हैं, बिटकॉइन एक डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी है। बिटकॉइन के केस में ये जो लेजर की हम बात कर रहे थे, वो लेजर नेटवर्क में पार्टिसिपेट करने वाले हर एक कंप्यूटर के पास उसकी एक कॉपी होती है। तो इस केस में कभी भी जो भी न्यू ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, उसको वेरीफाई और अप्रूव कौन करेगा? क्योंकि अगर उसको वेरीफाई और अप्रूव करने की पावर किसी एक या दो लोगों को दे दी तो वापस से ये तो सेंट्रलाइज्ड हो जाएगा। तो डिसेंट्रलाइज्ड के केस में ये कैसे काम करता है, इसको सॉल्व करने के लिए बिटकॉइन के जो रूल्स हैं, जिनको हम प्रोटोकॉल भी कहते हैं, उन्होंने एक बहुत ही इनोवेटिव सा सोल्यूशन निकाला। इस सोल्यूशन को मैं नाम देती हूं कौन बनेगा बैंकर। अब कौन बनेगा बैंकर एक ऐसा गेम है जिसमें पार्टिसिपेट करने वाले सारे कंप्यूटर एक रैंडम नंबर गेस करने की कोशिश करते हैं। ये नंबर कोई छोटा नंबर नहीं है, बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स हेक्साडेसिमल कोई नंबर है जिसको गेस करने के लिए काफी ज्यादा कंप्यूटेशनल पावर चाहिए। तो इस नंबर को गेस करने का रीजन क्या है? इस नंबर को गेस इसलिए किया जाता है क्योंकि बिटकॉइन का जो सिस्टम है, बिटकॉइन जो करेंसी है, वो टोटली डिजिटल करेंसी है और मैथमेटिकल एल्गोरिदम पे काम करती है। तो इसका सिस्टम एक इक्वेशन जनरेट करता है ऑन रैंडम। अब आपको सारे पार्टिसिपेटिंग नेटवर्क एक दूसरे के साथ कंपीट करते हैं कि इस इक्वेशन का सोल्यूशन सबसे पहले कौन लाएगा, क्योंकि जो भी इस इक्वेशन का सबसे पहला सोल्यूशन लेके आएगा उसको बिटकॉइन का सिस्टम एक राइट देगा कि पेंडिंग ट्रांजैक्शंस जो है ना, जो भी बिटकॉइन की नेटवर्क पे जो भी ट्रांजैक्शंस पेंडिंग है, उनको वो वैलिडेट और अप्रूव करेगा। मतलब उस केस में आप टेम्पररी टाइम पीरियड के लिए वो सेंट्रल अथॉरिटी बन जाओगे जिसके पास राइट होगा कि ये चेक कर सके कि ये ट्रांजैक्शन होनी भी चाहिए या नहीं। एक बार आपने ट्रांजैक्शंस वेरीफाई कर ली, उसके बाद में आप उन ट्रांजैक्शन के स्टेटस एक ब्लॉक में राइट करेंगे और अपने लोकल लेजर पे, मतलब आपके पास में जो लेजर की कॉपी है उसमें उस ब्लॉक को राइट कर देंगे। इसके बाद में आपको इस अपने लोकल लेजर को और जो इक्वेशन का सोल्यूशन आपने गेस किया था, उन दोनों चीजों को नेटवर्क के बाकी कंप्यूटर्स के पास सेंड करना पड़ेगा
ताकि वो अपने अपने लोकल लेजर को अपडेट कर सके और ये वेरीफाई भी कर सके कि जो लेजर आया है वो करेक्ट सोर्स से आया, मतलब वो करंट प्रॉब्लम का ही सोल्यूशन डाल के चेक करेंगे कि करंट प्रॉब्लम का सोल्यूशन है कि नहीं। एक बार सोर्स वेरीफाई हो गया उसके बाद में वो अपने अपने लेजर्स को अपडेट कर देंगे। अब क्योंकि ये गैसिंग के ऊपर बेस्ड है तो इसमें प्रोबेबिलिटी कि एक ही कंप्यूटर को हमेशा गैसिंग का राइट मिले ये तो बिल्कुल ही डी एलिमिनेट हो गई। तो मतलब कोई एक सिंगल कंप्यूटर नहीं है जिसके पास कंप्लीट पावर है कि वो हमेशा ब्लॉकचेन को अपडेट कर सके। तो इस तरीके से बिटकॉइन के प्रोटोकॉल्स ने ये इंश्योर किया कि जो करेंसी है वो कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज्ड है, मतलब कोई एक सिंगल अथॉरिटी नहीं है जिसके पास सारी पावर आ गई और भाई बाकी के लोग कुछ और नहीं कर सकते। बिटकॉइन के केस में ट्रांजैक्शंस को लेजर में अपडेट करने के लिए नेटवर्क में पार्टिसिपेट करने वाले सारे कंप्यूटर्स को कौन बनेगा बैंकर गेम खेलना पड़ता है। और जैसे कि कौन बनेगा करोड़पति में होता है ना, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट, उसी तरीके से यहाँ पे भी जो भी कंप्यूटर सबसे पहले उस रैंडम नंबर को गेस करेगा जो सिस्टम के प्रॉब्लम की सोल्यूशन है वही कंप्यूटर जीतेगा। पर ये सारी चीजें करने के लिए नेटवर्क में पार्टिसिपेट करने वाले हर एक कंप्यूटर को काफी सारा खर्चा करना पड़ता है। अब आप पूछेंगे कि खर्चा कैसे, तो ये प्रॉब्लम जो है वो मैथमेटिकली काफी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, तो उसको सॉल्व करने के लिए एक स्पेसिफिक हार्डवेयर लगता है। तो आपको वो हार्डवेयर खरीदना पड़ेगा, आप उसको वहां जहां रखेंगे आपको स्पेस का रेंट या फिर उस स्पेस को लेने के लिए आपको खरीदेंगे भी अगर आप तो उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे। और क्योंकि ये कंटिन्यूसली ये ऑपरेशन चलता ही रहता है इसकी वजह से इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन है वो काफी सब्सटैंशियल है। तो इस तरीके के इसमें कई सारे कॉस्ट इन्वॉल्व हैं। इन सारे कॉस्ट की वजह से कोई भी इंडिविजुअल ये खर्चा क्यों करना चाहेगा। इस चीज का भी आंसर बिटकॉइन के जो रूल्स हैं जिसको हम प्रोटोकॉल भी कहते हैं उसी में छुपा हुआ है। बिटकॉइन के रूल्स के अकॉर्डिंग कोई भी कंप्यूटर जो सक्सेसफुली ब्लॉक को लेजर में ऐड करेगा, ये जो एडिशन की ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, उसको दो तरीके के रिवॉर्ड मिलेंगे। पहला रिवॉर्ड तो ये रहेगा कि इस ऑपरेशन की वजह से नए बिटकॉइंस सिस्टम से ऑटोमेटिकली जनरेट होंगे। इस चीज को हम बिटकॉइन माइनिंग या मिंटिंग भी कहते हैं। और दूसरा रिवॉर्ड जो विनर कंप्यूटर को मिलता है वो होता है जो भी ब्लॉक नया ब्लॉक उन्होंने ऐड किया है उस ब्लॉक में जो भी ट्रांजैक्शंस हैं उन ट्रांजैक्शंस के अगेंस्ट यूजर ने जो भी फीस पे करी है वो फीस भी उस विनर कंप्यूटर को एज अ रिवॉर्ड दी जाती है। इन दोनों रिवॉर्ड को मिला के कहा जाता है ब्लॉक रिवॉर्ड। ये सब सुनकर आप भी सोच रहे होंगे यार बिटकॉइन माइनिंग अगर इतनी सिंपल है तो चलो जल्दी जल्दी हम भी माइनिंग स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि आप माइनिंग स्टार्ट करें आगे वाली इंफॉर्मेशन को भी ध्यान से सुन लें। सतोशी नाकामोटो जिन्होंने 2009 में बिटकॉइन को फाउंड किया था, उन्होंने उस समय पे बिटकॉइन के सिस्टम को एक एबिलिटी दी थी कि टोटल माइनिंग पावर के हिसाब से वो माइनिंग प्रॉब्लम की डिफिकल्टी को ऑटोमेटिकली सिस्टम एडजस्ट कर ले। इसको और डिटेल में समझते हैं। माइनिंग पावर मतलब बिटकॉइन के नेटवर्क में पार्टिसिपेट करने वाले जो भी कंप्यूटर्स हैं उनका टोटल कंप्यूटेशनल पावर। कंप्यूटेशनल पावर मतलब कि वो कितने जल्दी कितना ज्यादा गेस कर सकते हैं। तो जितना ज्यादा कंपटीशन होगा उतना ही ज्यादा माइनिंग पावर होगा। जितने लोग माइनिंग करने की कोशिश करेंगे माइनिंग पावर और बढ़ता चला जाएगा। तो जितना ज्यादा माइनिंग पावर बढ़ जाएगा उतना ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा माइनिंग प्रॉब्लम। एज इन जो प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, जो रैंडम नंबर गेस करके हमें जो प्रॉब्लम सॉल्व करनी है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना उतना ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा जितना ज्यादा कंपटीशन बढ़ता जाएगा। इसी रीजन की वजह से थ्रू आउट हिस्ट्री बिटकॉइन के माइनर्स हमेशा चेंज होते गए हैं। मतलब बिटकॉइन को माइन करने के लिए जो मशीन की मिनिमम रिक्वायरमेंट थी वो विद टाइम चेंज होती गए। इसको भी थोड़ा डिटेल में समझते हैं। 2009 में जब बिटकॉइन पहली बार लॉन्च हुआ था तब इसके बारे में बहुत ज्यादा लोग नहीं जानते थे। तो जो लोग भी टेक्निकली एडवांस थे
वो लोगों ने जब बिटकॉइन माइन करना स्टार्ट किया उस समय पे वो अपनी पर्सनल कंप्यूटर से भी बिटकॉइन को माइन कर सकते थे। मतलब क्योंकि बिटकॉइन पे माइन करने वाले टोटल कंप्यूटर्स की नंबर जो था वो बहुत कम था, तो प्रॉब्लम को सॉल्व करना काफी आसान था। तो बिना किसी एडिशनल हार्डवेयर के भी उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकता था। इस माइनिंग की टेक्निक को कहते हैं सीपीयू माइनिंग। जो आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है उसकी हेल्प से ही ये माइनिंग उस टाइम पे हो सकती थी बिटकॉइन की। उसके बाद में 2011 में, उसके कुछ 2 साल बाद लोगों को लगने लगा कि हम कुछ और एडवांस हार्डवेयर यूज करेंगे तो हमारी माइनिंग की पावर इंक्रीज हो जाएगी और चांसेस कि हम वो प्रॉब्लम सबसे पहले सॉल्व करेंगे उसके चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। इस रीजन की वजह से 2011 के आसपास में लोगों ने जीपीयू का यूज करना शुरू किया एज अ माइनर। अब जीपीयू क्या होता है? जीपीयू का फुल फॉर्म है ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। ये ग्राफिक कार्ड भी बोलते हैं इसको। ये यूज होता है हमारे कंप्यूटर्स में, जो भी मतलब खास करके जो गेम्स वगैरह खेलते हैं लोग, वो लोग जीपीयू को जरूर अपने कंप्यूटर में डलवाते हैं क्योंकि गेम्स की ग्राफिक्स जो है वो काफी हाई लेवल की रेंडरिंग की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसी की वजह से जीपीयू जो है वो सीपीयू से थोड़ा एडवांस हार्डवेयर है। और इसका अगर कंपेरिजन किया जाए तो एक जीपीयू अप्रोक्सीमेटली 30 सीपीयू की पावर रखता है। मतलब अगर एक कंप्यूटर में आप जीपीयू से माइन कर रहे हैं तो आप 30 सीपीयू से माइन करने वाले कंप्यूटर के बराबर की पावर रखते हैं। इसी रीजन की वजह से जीपीयू माइनिंग स्टार्ट हुई। उसके बाद में और 2 साल बाद में लोगों को लगा कि यार ये तो काफी और बिटकॉइन का प्राइस बढ़ते ही जा रहा है, तो हमारे प्रॉफिट्स और बढ़ सकते हैं अगर हम और एडवांस हार्डवेयर लेके आए। इसी रीजन की वजह से 2013 में एक स्पेसिफिक मशीन लॉन्च हुई जिसका नाम है एएसआईसी माइनर्स। अब एएसआईसी क्या हुआ? एएसआईसी का फुल फॉर्म है एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट्स। ये एक स्पेशल मशीन डिजाइन की गई जिसका खाली पर्पस सिर्फ बिटकॉइन माइनिंग था। मतलब जैसे कि सीपीयू और जीपीयू और भी अलग अलग कंप्यूटर के ऑपरेशंस के लिए यूज किए जाते हैं, एएसआईसी माइनर्स का कोई और काम नहीं था। उनका सिर्फ पर्पस था कि उनको 100% सिर्फ माइनिंग के टास्क में ही यूटिलाइज किया जा सकता था। तो ये मशीन सिर्फ माइनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ही इन्वेंट हुई। अब इस मशीन में काफी सारी एडवांसमेंट्स आई 2013 के बाद और भी आगे आगे आती रहेंगी, पर मशीन का स्टैंडर्ड एएसआईसी ही रहता है। तो अगर आज के डेट में आपको माइनिंग करनी है और आपको गुड इनफ चांसेस चाहिए सक्सेस के, तो आपको एएसआईसी मशीन खरीद के लानी पड़ेगी। हमने बिटकॉइन माइनर के एवोल्यूशन तक की स्टोरी तो समझ ली। चलिए एक और टर्म डिस्कस कर लेते हैं जिसका नाम है माइनिंग पूल। अब ये माइनिंग पूल क्या होते हैं? अगर आप आज के डेट में बिटकॉइन माइनिंग करने का सोच रहे हैं तो आपको काफी हेवी कंपटीशन को फेस करना पड़ेगा। ये क्यों? क्योंकि आज की डेट में बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियों ने प्रोफेशनल माइनिंग सेटअप कर रखे हैं, जहां पे उन्होंने कई एकड़ की जमीन में प्रॉपर डेडिकेटेड माइनर्स का सेटअप कर रखा है। जब कंपटीशन इतना ज्यादा फियर्स है तो हो सकता है कि आपकी फर्स्ट सक्सेसफुल माइन के लिए भी आपको मे बी शायद कई महीनों या इवन कई सालों का भी वेट करना पड़े। इस केस में आप अपने इन्वेस्टमेंट और आगे होने वाले खर्चे को कहां से कॉम्पनसेट करेंगे? इस चीज को कवर अप करने के लिए छोटी कंपनीज और इंडिविजुअल माइनर्स ने एक तरीका निकाला। उन्होंने कहा कि चलिए हम आपस में मिलकर ग्रुप बना लेते हैं। इस ग्रुप का नाम उन्होंने दिया माइनिंग पूल। इस ग्रुप में होता क्या है कि ग्रुप में पार्टिसिपेट करने वाला हर एक कंप्यूटर अपने एंड पे इंडिविजुअल एफर्ट करता है माइनिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। और ग्रुप में अगर किसी भी कंप्यूटर को माइनिंग विन मिलती है तो वो ग्रुप के बाकी कंप्यूटर्स को उनके परसेंटेज ऑफ कंप्यूटेशनल पावर के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होती है। इस रीजन की वजह से अगर आप माइनिंग पूल का हिस्सा हैं और आपने सक्सेसफुली फर्स्ट माइन करी भी नहीं है तो भी आपको थोड़ा थोड़ा परसेंटेज प्रॉफिट मिलता रहता है आपके माइनिंग पूल की वजह से। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि माइनिंग पूल क्या है। इससे पहले कि हम आज की वीडियो को कंक्लूड करें, कुछ फैक्टर्स हैं जो आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे ये डिटरमाइन करने के लिए कि बिटकॉइन माइनिंग आपके लिए आखिरकार प्रॉफिटेबल है भी कि नहीं। सबसे पहला फैक्टर है हैश रेट। हैश रेट मतलब आपका कंप्यूटर एक सेकेंड में कितने हैश नंबर्स को गेस कर सकता है, उस स्पीड को कहा जाता है हैश रेट।
ये हैश वही नंबर है जो उस आपके कंप्यूटर को गेस करना पड़ेगा माइनिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो आज की डेट में बिटकॉइन को माइन करने वाले कंप्यूटर्स की हैश रेट मेगा हैश रेट पर सेकेंड, जीगा हैश रेट पर सेकेंड, टेरा हैश रेट पर सेकेंड और यहां तक कि पेटा हैश रेट पर सेकेंड तक भी डिफर करती है। तो जितना ज्यादा आपके माइनर का हैश रेट रहेगा उतनी ही ज्यादा प्रोबेबिलिटी होगी आपके बिटकॉइन को सक्सेसफुली माइन करने की। बिटकॉइन माइनिंग की प्रॉफिटेबिलिटी को डिटरमाइन करने के लिए जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है उसका नाम है ब्लॉक रिवॉर्ड। ब्लॉक रिवॉर्ड जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, कोई भी सक्सेसफुल ब्लॉक अपडेशन पे माइनर को जो नए बिटकॉइन एज ए रिवॉर्ड दिए जाते हैं उस रिवॉर्ड का नाम होता है ब्लॉक रिवॉर्ड। जब 2009 में बिटकॉइन सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुआ था उस समय कोई भी एडिशनल ब्लॉक के ऐड होने पे 50 बिटकॉइन का रिवॉर्ड दिया जाता था और आज की डेट में ये रिवॉर्ड 6.25 बिटकॉइन दिया जाता है। मैथमेटिकल एल्गोरिदम की वजह से ये रिवॉर्ड हर 4 साल में हाफ होता है। इसी एक्टिविटी को हाविंग भी कहते हैं। 2020 में इससे पहले वाली हाविंग हुई थी और अभी 2024 में कुछ महीनों बाद ही बिटकॉइन की एक और हाविंग होगी, जिसके बाद कोई भी नए ब्लॉक को ऐड करने का रिवॉर्ड 6.25 से घटकर 3.125 ही रह जाएगा। जो थर्ड फैक्टर बिटकॉइन माइनिंग की प्रॉफिटेबिलिटी को डिटरमाइन करता है उसका नाम है माइनिंग डिफिकल्टी, मतलब कितना डिफिकल्ट है आज के डेट में माइनिंग करना। फोर्थ फैक्टर है इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट, क्योंकि माइनर्स कंटिन्यूसली रन करते हैं इनका इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन काफी हाई होता है। तो आपके एरिया में इलेक्ट्रिसिटी की क्या कॉस्ट है ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है आपकी बिटकॉइन माइनिंग की प्रॉफिटेबिलिटी को डिटरमाइन करने के लिए। पांचवा फैक्टर है आपके माइनर का पावर कंजम्पशन, क्योंकि आपका माइनर जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा उतना ही ज्यादा वो पावर कंज्यूम करेगा और उतना ही ज्यादा आपकी इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट इंक्रीज होगी। जो सिक्स फैक्टर है वो है पूल फीस। अगर आप किसी माइनिंग पूल का हिस्सा हैं तो वो पूल आपसे एक फीस चार्ज करेगी उस पूल के मेंबर होने के नाते। तो ये फीस भी आपकी एक एडिशनल कॉस्ट है जिसकी वजह से आपकी प्रॉफिटेबिलिटी डिटरमाइन होती है। सेवेंथ फैक्टर है बिटकॉइन का करंट प्राइस। अगर बिटकॉइन का करंट प्राइस यहां से इंक्रीज हो जाता है तो उतने ही बिटकॉइन माइन होने पे आपको एक्स्ट्रा रिटर्न मिलेगा, मतलब आपकी प्रॉफिटेबिलिटी जल्दी आ जाएगी। और अगर बिटकॉइन का प्राइस आज के प्राइस से डिक्रीज हो जाता है तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी आने में और टाइम लग सकता है। तो इसलिए बिटकॉइन का प्राइस जो है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये डिटरमाइन करने के लिए कि आप बिटकॉइन माइनिंग से प्रॉफिटेबल हो सकते हैं या नहीं। एट और सबसे लास्ट फैक्टर है माइनिंग प्रॉब्लम की डिफिकल्टी, क्योंकि माइनिंग प्रॉब्लम की डिफिकल्टी कोई प्री डिटरमाइन नहीं कर सकता। टोटल माइनिंग नेटवर्क में जितना कंप्यूटेशनल पावर होगा प्रॉब्लम उतनी ही डिफिकल्ट होगी। तो ये सारे फैक्टर्स इन कॉम्बिनेशन डिटरमाइन करते हैं कि आप प्रॉफिटेबली बिटकॉइन माइन कर सकते हैं या नहीं। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा कि बिटकॉइन माइनिंग क्या होती है और ये किस तरह से होती है। आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको आज की वीडियो पे कोई भी डाउट्स है तो प्लीज उन्हें कमेंट्स में शेयर कीजिए। मैं कोशिश करूंगी आप सभी के क्वेश्चंस को आंसर करने का। आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन।